नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य प्रधान। इस हफ्ते हम शख्सियत में ऐसी शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं जिसे लेकर कहा जाता है कि राजनीति के इस मुकाम तक पहुंचने में जीरो से शुरुआत की, और शुरुआत की अगर आप कल्पना करेंगे तो आप भी कहेंगे कि शायद उस दौर में सोचा नहीं होगा कि आज इस मुकाम तक पहुंचेंगे। एक ऐसी शख्सियत जिसके घर के दरवाजे हमेशा हर किसी के लिए खुले रहे, एक ऐसी शख्सियत जिसने कभी किसी से किसी बात को लेकर बैर नहीं पाला। लोग जब आते हैं तो लोगों की सुनना हमेशा उनकी प्राथमिकता रही। सुबह 5:30 बजे से अपना रूटीन शुरू करते हैं और देर रात तक लगातार वो जनता के बीच में रहने की कोशिश करते हैं, जनता के मुद्दों को उठाते हैं। और इन सबके बीच सबसे खास बात नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की, जिसका यहां पर जिक्र करना बेहद जरूरी है, वो ये कि कभी भी पत्रकारिता के दौरान पत्रकार कई आए होंगे, सवाल कई किए होंगे और उन सवालों के बाद किसी तरीके से एंगल बदलकर भी खबरें चलाई होंगी, लेकिन नाराजगी किसी से जाहिर नहीं की। सभी के लिए समभाव इनका रहा। तो ऐसे में इनसे चर्चा करना बेहद जरूरी होता है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया अब आसाम के राज्यपाल बन गए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। कटारिया साहब, आपका स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम में। ऐश्वर्य जी, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि आपकी जब शुरुआत हुई तो किस उम्र से शुरुआत आपने की? क्या स्टूडेंट लाइफ से ही आप जनता से जुड़ने लगे थे, सामाजिक कार्यक्रमों में आप एक्टिव होने लगे थे? शुरुआत कैसे हुई? देखो, नहीं, मैं तो मेरे गांव में 8वीं का स्कूल था। 9वीं पढ़ने के लिए मुझे उदयपुर आना पड़ा। कुछ समय तक तो मेरे पिताजी की नौकरी वहीं थी और 4 महीने के बाद उनका ट्रांसफ़र झाड़ोल हो गया था। तब से लेकर के मैंने अकेला रह कर के उदयपुर में अपनी पढ़ाई की और मैंने 58 से हाथ से खाना बनाना शुरू किया। मेरे भाग्य की कोई विडंबना थी कि 98 तक मैं लगातार MP रहा, चाहे MLA रहा, चाहे कोई, पर मैंने अपना खाना स्वयं ही बनाया। और परिवार कभी मेरे साथ आया भी सही तो 2-4 दिन के लिए आता और वापस चला जाता। तो मैंने एक तरह से बहुत सामान्य जीवन जिया। प्रारंभ में मेरी न तो लोगों के बीच में रहने की रुचि थी, मैं बहुत संकोला, बहुत ही कम बुद्धि वाला, सामान्य बुद्धि वाला माना जाता था। कोई विशेष संपर्क में नहीं, लोग भी कोई विशेष तवज्जो नहीं देते, पर मैंने अपना काम को करने का प्रयास किया। आपने जब अपनी शुरुआत की तो मेवाड़ से आप जुड़े रहे, लेकिन मेवाड़ से जुड़े रहने के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आप जुड़े, क्योंकि अभी आप गवर्नर की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले आज तक आप नेता प्रतिपक्ष हैं। तो ऐसे में मैं यहाँ पर बात यही करूँगा कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े तो किस तरीके से आपका जुड़ाव हुआ? देखो, क्या मैं 1961 में पहली बार संघ का संपर्क में आया। ललित किशोर चतुर्वेदी ने मेरे को संघ से जोड़ने में, और वैद्य भागीरथ जोशी जी और रामेश्वर जी वैद्य जी, वो मेरे गांव में वैद्य थे, उन्होंने मुझे संघ से जोड़ा। और मैं ये सोचता हूँ मेरे जीवन का जो सारा बदलाव का श्रेय किसी एक को जाता है तो संघ के उन प्रचारकों और संघ के उन कार्यकर्ताओं जाते हैं जिन्होंने देश निर्माण के लिए अपना घर बार छोड़ करके, झोला लटका करके, अच्छी एजुकेशन होने के बाद भी इस कठिनतम रास्ते को उन्होंने अपनाया। भूखे प्यासे रहते थे, कहीं बस स्टैंड पे सो जाते थे, कभी ट्रेन पर आकर तुरंत रेलवे स्टेशन पे रात को किसे जगाएंगे, कहाँ जाएंगे। ऐसे लोगों को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार, जब ये लोग देश के लिए काम करने के लिए इतना कठिन रास्ता अपना सकते हैं तो अपने को भी प्रयत्न करना चाहिए इस राष्ट्रीय कार्य में जितना सहयोग अपना बने। तब से मैं विद्यार्थी जीवन से, जब कॉलेज में पढ़ता था, तब से जुड़ गया था। आपका उस वक्त आपकी नौकरी लगी, लेकिन आपको नौकरी से मोह नहीं रहा, नौकरी से आपने मोह त्याग दिया। एक बड़ी बात है, क्योंकि उस दौर में कल्पना नहीं थी किसी को कि इस तरीके से आपको ये मुकाम मिल जाएगा। कोई सोचता भी नहीं था कि कभी बीजेपी की भी सरकारें बनेंगी। देखो, मैं जैसे ही मैंने B.Ed किया, MA किया, और मुझे तुरंत राजस्थान विद्यापीठ के जन्नू भाई की जो संस्था है, जो आजकल यूनिवर्सिटी है, उनकी झाड़ोल इंटीरियर आदिवासी क्षेत्र में संस्था चलती थी। उस समय की सेकेंडरी नहीं थी, हायर सेकेंडरी स्कूल थी। मेरा ज्योग्राफी का व्याख्याता के रूप में चयन किया उन्होंने, मुझे उससे भेजा। मैंने वहाँ अपनी नौकरी प्रारंभ की। मेरे काम से स्वयं स्टाफ भी संतुष्ट था, जन्नू भाई भी संतुष्ट थे, उनकी माता ही संतुष्ट थे, बहुत अच्छा अध्यापक है, इसको रखना।
लेकिन चूंकि मेरी आदत संघ की शाखा चलाने की थी, प्रारंभिक समय में तो ज़्यादा किसी ने दखलंदाजी नहीं की, लेकिन जैसे ही लोकसभा का 71 का चुनाव आया और उनका लगा यार ये तो मास्टर बहुत खुराफाती है, इसका चारों तरफ सारी तहसील में संपर्क हो गया, ये हो गया, तो फिर उन्होंने संस्था के सामने कांग्रेस ने विषय खड़ा कर दिया जन्नू भाई के सामने कि या तो इस मास्टर को रखो या फिर तुम्हारे स्कूल की सब एड और बाकी सब बंद करते हैं। तो उसके कारण से पैरेलल उन्होंने सरकारी मिडिल स्कूल खोल दिया। तो हमारे स्कूल के अधिकांश बच्चे, क्योंकि वहाँ फीस नहीं लगती थी, हमारे यहाँ 2-3 रुपया फीस लगती थी, वहाँ चले गए। तो मेरे सामने उन्होंने कहा कि भैया गुलाब जी, 2 में से एक बात तय करनी पड़ेगी, या तो शाखा चलाओ या नौकरी करो। हमने कहा यार अभी तो नए नए लोग हैं, दमखम भी है और कहीं रोज़गार जुटा लेंगे, पर हम शाखा चलाना बंद नहीं करेंगे। तो उन्होंने मुझे लास्ट वर्किंग डे, जब विद्यालय बंद होता है 15 मई को, मैं दस्तखत करने गया था, तो मुझे एक कागज़ दिया कि आपकी सेवाएं समाप्त की जाती है। हमने उनको बहुत प्रसन्नतापूर्वक हेलो कह करके हमने कहा कोई बात नहीं, आपकी अपनी मजबूरी है, संस्था चलाना आपका पहला काम है, मेरे कारण से संस्था डिस्टर्ब हो रही है, तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, मैं कोई नाराज़गी नहीं, मैंने जन्नू भाई का कभी अपमान नहीं किया। जन्नू भाई को हमेशा मैंने अपना आदर्श माना, क्योंकि उनके ही राष्ट्रीय कॉलेज में पढ़ करके मैंने अपनी एजुकेशन की, तो उससे छोड़ करके मैं चला आया। फिर एक प्राइमरी स्कूल में मास्टरी की, प्राइवेट, वो भी उदयपुर का, और वहाँ से फिर मैंने LLB करी। LLB करने के बाद नौकरी LLB साथ चली, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी लगी तो उस समय विद्यार्थी परिषद का काम करता था, मुझे गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया। मैं अंदर था, मेरी डिग्री आ गई तब तक मैं। बाहर निकलने के बाद मैंने फिर वकालत शुरू की और अपना काम मजबूती से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उस वक्त उस दौर में राजस्थान में प्रवास होते होंगे लाल कृष्ण आडवाणी के, प्रवास होते होंगे अटल बिहारी वाजपेयी के, और भी कई, यहाँ पर सोहन सिंह जी भी बड़े एक्टिव थे, यहाँ पर संघ के उस दौर के बड़े प्रचारक थे, उनके प्रवास होते थे। जब आप आडवाणी जी से, वाजपेयी जी से, और ख़ास तौर पर गुजरात पास में था, हो सकता है कि उस दौर में आपकी PM मोदी जो अब प्रधानमंत्री हैं उनसे भी मुलाकातें रही हो, कोई ऐसा संस्मरण याद आता है? सामान्यतः मैं राजनीति में रुचि भी नहीं थी, मैं संघ का काम करता था। अगर इन बड़े नेताओं का कभी जनसंघ के नाते मीटिंग होती थी तो सुनने जरूर जाते थे। पंडित दीनदयाल जी का भी सुना है, भंडारी जी को भी सुना है, भैरव सिंह जी को सुना है, अटल जी को, आडवाणी जी को, पर हम एक सुनने वाले दर्शक की तरह से थे, सीधे राजनीति में नहीं थे। लेकिन संघ की जब जेल से बाहर निकले तो उदयपुर के कैंडिडेट के बारे में तो संघ ने अपने प्रभाव से मुझे टिकट दिलाने का काम किया। उस समय सारी जनसंघ मेरे से नाराज़ थी कि यार ये नए बच्चे को कहाँ, तुम हमारे कई पुराने लोग 19-19 में जेल रह के निकले हैं, आप ये नया प्रयोग क्या कर रहे हो। पर ब्रह्मदेव जी उस समय विचार थे, भाई हमने जो कुछ निर्णय किया सोच समझ के किया है और इसको देना है, तो उन्होंने टिकट दिया और मैं जीत गया। हमेशा एक लीडर की कई खूबियाँ होती है। क्या आपके सामने परिवार जो है, परिवार से सभी को मोह होता है, लेकिन पब्लिक के बीच में रहते हैं तो परिवार को बहुत कम समय दे पाते हैं। आपके परिवार में कौन है और कौन है और उनको कितना समय दे पाते हैं, और क्या आपको इस बात का मलाल भी रहता है कि आप राजनीति में परिवार को पूरा समय नहीं दे पाए, पब्लिक के बीच बहुत ज़्यादा रहे? देखो, जिस समय पहली बार MLA बना उस समय मेरी 2 बच्चियां थी, मैं और मेरी पत्नी थी, मेरे दोनों छोटे भाई थे, वो मेरे साथ पढ़ते थे, रहते थे। लेकिन मैं चूँकि जयपुर आ गया तो मैंने परिवार को कभी साथ नहीं रखा, और परिवार वालों ने भी कभी आग्रह नहीं किया, क्योंकि बच्ची छोटी थी, पढ़ रही थी। उसके बाद और मेरी 5 बच्चियाँ हुई, लेकिन मैंने उनको कभी साथ नहीं रखा। मैं अकेला रह कर के यहाँ से काम करता, विधानसभा बचा हुआ समय था वो उदयपुर संभाग में पार्टी को मजबूत करने के लिए निकल जाता था। परिवार वालों को मुझे पूरा सहयोग रहा कि मेरे काम में उन्होंने कभी कोई दखलंदाजी या इस बात का नहीं किया कि हम वहाँ जयपुर रहना चाहते हैं, कि नहीं, उनका आप अपना काम करो, और मैं एक तरह से काम में लगा रहता था। कटारिया साहब, एक बड़ा सवाल और है कि आपका पूरा परिवार था, कभी हमने आपको, मुझे भी याद नहीं है कि एक लग्जरी गाड़ी से कटारिया साहब उतर रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, और इस तरीके का अंदाज। परिवार में कई बार ऐसी चर्चा चलती होगी कि देखिए आप उस मुकाम तक नहीं पहुंचे, क्योंकि आज के दौर में लीडर की कल्पना आते ही लोग सोचते हैं कि एक बड़ी सारी गाड़ी होगी, गाड़ी के पीछे गाड़ियां चल रही होंगी, लीडर आ रहे होंगे, नेता उतर रहे होंगे। आपका इतना सरल जीवन से मेरा एक तो क्या कि पारिवारिक बैकग्राउंड भी नहीं था कि गाड़ियाँ हो। मैं तो हमेशा मोटरसाइकिल पे चलता रहा। 89 में पहली बार भैरव सिंह जी ने कहा यार ये कभी मर जाएगा, इस मोटरसाइकिल से दौरा करता है, तो कुछ लोगों ने मिल करके मुझे एक जीप दिलाई,
मैं उस जीप में प्रवास करता था, वो 89 की बात होगी। और उसके बाद मेरे को लोकसभा का चुनाव लड़ा, मैं लोकसभा चला गया। फिर मैंने एक छोटी सी मारुति खरीदी, वो भी क्योंकि एमपी को थोड़ी रियायत दर पे मिलती थी, तो वो मेरे पास लगातार बनी रही। मैं मंत्री रहा तब भी मेरे पास वही गाड़ी थी। और जब मैं मिनिस्टर से हट गया था 2008 में, तो मैंने वापस वही मारुति मैं ही चलाता था। विधानसभा जाना हो चाहे कहीं भी जाना हो, यहाँ से कई बार पिताजी को माताजी को भी उदयपुर ले जाना हो, परिवार को ले जाना, वो महंगी पड़ती थी, तो मैंने उसमें गैस किट लगा दिया ताकि मेरे को कम पैसे में मैं अपना काम चला सकूं। तो मैंने तो हमेशा सादगी के साथ, क्षमता भी नहीं थी, सादगी क्या हो, जब आमदनी नहीं हो तो बड़ी गाड़ी लाएगा कहाँ से, तो कभी उसकी तमन्ना रखी भी नहीं। सरकारी गाड़ी मिली मंत्री की, तो वो जब चली गई तो वापस अपनी मारुति संभाल ली। तो मैं तो आपकी नई बिल्डिंग में भी उसी मारुति में, कई लोग जानते होंगे कि मैं उसी मारुति में विधानसभा आता था। और मैंने तो उसको मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे जीवन में काम करने का सबसे बड़ा अगर कोई साधन मुझे गुलाबचंद बनाया, वो तो मेरी एसजी मोटरसाइकिल ने बनाया। क्योंकि मैं जब अकेला निकलता था इतनी दूरी पर, मैं ठेठ भीनमाल तक जाता था, सिरोही, पाली, झाली, पीछे बैठने वाला कभी आदमी मिलता कभी नहीं मिलता, पर मैं चलता तो लोग देखते थे कि गुलाब जी जा रहे हैं। क्योंकि उस समय मैं धोती चब्बा पहनता था, तो दूर से ही आइडेंटिफाई होता गुलाब जी जा रहे हैं। तो कुछ सवाल और हैं, इस ब्रेक के बाद सवाल करेंगे। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मेवाड़ में भाजपा का सूर्योदय नहीं होता था, भाजपा के लिए बड़ी मुश्किलें थी, तो उस पूरे मेवाड़ में कैसे गुलाबचंद कटारिया जैसी शख्सियत ने कमल खिलाया। इस ब्रेक के बाद कुछ और सवालों के साथ हम फिर से जुड़ेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कटारिया साहब, एक बड़ा सवाल यह है कि आप ज्योग्राफी के टीचर रहे, भूगोल की आपको अच्छे से जानकारी थी, लेकिन मेवाड़ की भौगोलिक स्थितियां ऐसी थी, उन भौगोलिक स्थितियों में दौड़ लगाना, बाइक से दौड़ना, साइकिल से चलना, पैदल चलना, ऊबड़ खाबड़ रास्तों में जाना, उस दौर में शायद सड़कों की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। तो ऐसे में आपने मेवाड़ में कमल खिलाने के लिए किस हद तक कितनी मेहनत की और कितने कष्ट सहे? क्यों क्या है, सुंदर सिंह जी भंडारी हमारे एक तरह से यहाँ का बहुत राजस्थान का काम देखते थे। अब वो आदमी थर्ड क्लास के डिब्बे में ट्रेन में बैठ करके इतना बड़ा देश का है ना, दीनदयाल जी के जाने के बाद वही संगठन महामंत्री के रूप में काम देते थे, जो अपनी थैली और अटैची स्वयं उठा करके चल देता था। तो हमने उनसे कुछ सीखने का प्रयास किया कि ज़िंदगी में सादगी रहनी चाहिए और काम के बारे में निष्ठा रहनी चाहिए। और इसके कारण से भंडारी जी इतने सख्त थे कि जब तक तुम 50% सदस्यता नहीं करोगे, 25 की एक डायरी नहीं भरोगे, एक पंचायत समिति में अगर 50 पंचायतें तो 25 की डायरी होगी तभी वहाँ चुनाव करा पाओगे, बाकी नहीं करने देंगे, जिला नहीं बनने देंगे। तो फिर मैं मोटरसाइकिल लेकर स्वयं ही डायरी लेकर निकलता, एक पंचायत में घंटे 2 घंटे रुक कर के वहाँ सब लोगों को 1-1 रुपया लेता और लेकर के मेंबर बना के आगे चला। तो उसके कारण से मैंने लगभग सारी पंचायतें अपनी मोटरसाइकिल से नापी और संगठन को खड़ा किया। तो जिद एक ही थी कि जिस राष्ट्रीय कार्य के लिए संघ के लोग अपना सारा जीवन दे करके, गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियरिंग के लोग अगर प्रचारक की झोली पहन करके निकल सकते हैं, तो हम भी कम से कम अपने संगठन के माध्यम से देश के इस काम को आगे बढ़ाएं। इस जिद के कारण से दौड़ते थे, जहाँ कहीं सोने को मिल जाता वहाँ सो जाते, किसी घर रह जाते, वहाँ सर्किट हाउस में हमारे लिए थे भी नहीं, न सर्किट हाउस में कोई हमें जगह मिलती थी, लेकिन हम जिद के पक्के थे कि नहीं, हम इस काम को कराएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो अटल जी का जीवन हो, चाहे भंडारी जी का हो, चाहे दीनदयाल जी को हमने बहुत आमने सामने देखा है। तो ऐसे लोग जब इतने विद्वान लोग भी एक देश के काम के लिए जुटे हैं, तो अपने को कुछ करना चाहिए, तो उनकी प्रेरणा से करते हैं। कटारिया साहब, शायद यही कारण रहा होगा कि आपके मेवाड़ संभाग में जाते हैं तो आज भी कई विधायक ऐसे मिलते हैं जिन्हें देखकर ऐसे लगता है कि भाई साहब, क्योंकि नेता को देखकर लोगों के मन में कल्पना दूसरी आती है, एकदम सफ़ेद पोशाक और कपड़े जो हैं उनमें बिल्कुल भी सलवटे ना हो, महंगे सारे ताम झाम जो आजकल भौतिक संसाधन है। मेवाड़ में आज भी कुछ विधायक ऐसे दिखते हैं जो उसी दौर के अंदाज से जीते हैं, इंटेलिजेंट है, बोलना जानते हैं, पिछली बार भी ऐसे थे। तो इस तरीके की खेप जो है आपके जाने के बाद तैयार कैसे होगी? देखो, मैं सोचता हूँ कार्यकर्ताओं की तो बहुत टोली है
मुझे बहुत मौका मिला तो मेरा व्यक्तित्व लोग जानने लगे, लेकिन काबिलियत में कोई सब मेरे से कमज़ोर है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ये बात ज़रूर है कि जितना मैंने अपनी पहचान बनाई उतनी पहचान बनाने में लोगों को थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, पर भारतीय जनता पार्टी क्या अब नेटवर्क इतना नीचे तक चला गया है और इतने कार्यकर्ता हैं, अवसर मिले बस एक तो वो अपनी सादगी से रहे और ईमानदारी से काम करके सबको अपना समझे, ये मेरा है ये उसका नहीं है, ये विचार जहाँ आएंगे वहाँ संगठन कमज़ोर है। बाकी छोटा छोटा आदमी भी अगर सबको साथ लेकर काम करना है तो उसका भी अपने आप में विकास हो जाता है। कुछ चीज़ें आपकी ऐसी है जो आपके लिए कई बार क्योंकि निजी ज़िंदगी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आप बड़े सरलता से, एक तो होता है अश्वत्थामा हथो अतः नरोवा कुंजरा, आप इस तरीके से घुमा के नहीं कहते, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं। मुझे याद आता है एक दौर जब कुछ मीडिया कर्मी, आप गृह मंत्री थे, आपके पास आए कि एनकाउंटर हुआ है, बोले कि मैं तो अभी उठाऊं, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया, जो जानकारी थी वो बता दी। आपको नहीं लगता कि आप हमेशा मीडिया के सामने भी जो सच है वो बोलते हो, ऐसा नहीं कि टेलीफोन पर कुछ और बात, सामने कुछ और, पर्दे के पीछे कुछ और, तो ये चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी रही हो कभी? देखो निश्चित रूप से उसके कारण से कई बार मीडिया के द्वारा विषय को बराबर नहीं समझते, पर मैं झूठ बोल करके किसी को भ्रमित करके और उसके लिए अपनी श्रेय लूँ कि मैंने बहुत अच्छा किया, मैं इसमें नहीं हूँ। जो हुआ है हकीकत वो ही मेरा को कहने की एक मेरी आदत सी है, तो उसके कारण से कुछ क्षण लोगों को बुरा लगता है, नाराज़गी भी होती है, पर बाद में जब वो सोचते हैं कि नहीं यार इस आदमी ने जो सही बात थी वो कही है, तो वो भी इसको थोड़ा सा रियलाइज़ करते हैं और थोड़ा उसके मन में भी हमारे प्रति थोड़ी सी प्रेम बनता है कि नहीं यार कम से कम एक आदमी तो है जो सच को सच कहता है। अब एनकाउंटर हुआ, मेरे को रात को सोया तो बाद में मेरे को सोने के बाद फ़ोन आया कि भाई हमने एनकाउंटर किया और उसको मार दिया है ये वो, तो मेरे को सवेरे पूछा तो मैं नहीं कहा भैया मैं तो सो गया था। एनकाउंटर होने के बाद मेरे को समाचार मिला है और ऐसा एनकाउंटर हुआ है तो मैंने कह दिया, नहीं ये तो नहीं कहूँगा मेरे कहने से एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर पुलिस करती है, कोई मैं पुलिस के साथ रह कर के ऑर्डर नहीं देता हूँ। अगर कुछ लोग कहते हैं कि मैंने कराया, ऐसा नहीं है, हमारी पुलिस लगातार। आप हमेशा पुलिस के पक्ष में रहे, आप हमेशा यही कहते हैं मेरी पुलिस, मेरे पुलिसकर्मी। पुलिस वाले जो लोग हैं उनको भी आपको देखकर कई बार कई लोग जो होते थे वो भावुक भी नजर आते थे, आप पुलिस का बचाव करते थे, तो आपको नहीं लगता कि आपने जो पूरी टीम खड़ी करी उस टीम का भी आपको एक बहुत अच्छा सहयोग रहा? अगर आदमी कोई भी नेता अपनी टीम को मजबूती से बांध के रखे तो उसका प्रतिफल अच्छा मिलता है। देखो निश्चित रूप से पुलिस भी हमारे में से है, हम ही लोग में से हैं, जो अच्छा काम करता है उसको अगर थप्पे भी मिले तो निश्चित वो लगे। अगर मान लो किसी ने गलती भी की, विधानसभा में कई बार बड़ा हॉट डिस्कशन हो जाता, चारों तरफ से हमला होता, आप अभी सस्पेंड करो, मैंने कहा नहीं पहले जांच करूंगा, जांच में दोषी पाया जाए तो 100% सस्पेंड करूँगा, पर आपके वो उल्लड़ से मैं सस्पेंड करने वाला मैं व्यक्ति नहीं हूँ। मैं उस व्यक्ति की काम को समझूंगा, गलती है या नहीं है, उसने जिस इंटेंशन से किया कि नहीं किया। अब जैसे गुजर आंदोलन में बहुत बड़ा हादसा हो गया और लोगों की मौत भी हुई, मेरे को भी दुख है इस बात का कि वास्तव में मेरी पुलिस की गोली से लोग मरे, लेकिन मैंने हाउस में ही कहा कि मेरे पुलिस को अगर फरसे से काट दे, मेरी चौकी जला दे, मेरा थाना जला दे, तो मुझे सुरक्षा में मेरी पुलिस के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है मैं उनको भगवान भरोसे, वो भी किसी के बेटे हैं। और जो मैंने बहुत हिम्मत के साथ कहा कि नहीं, दुख है मुझे वास्तव में जिन लोगों की मृत्यु हुई उसके प्रति 100%, लेकिन मेरी पुलिस के सामने कोई दूसरा चारा नहीं था अपने आप को और कानून को बनाए रखने के लिए, इसलिए उसे किया। बाकी तो मैं ये कहता हूँ नहीं मेरे को वोट की खेती पकानी है तो मैं कहता नहीं बहुत गुरु मैं इनको सस्पेंड कर दूँगा, नहीं, जो किया है उसको अच्छा करता है, उसको स्वीकार भी किया। और जिनके खिलाफ कार्य, मैंने 244(2) में कितने ही पुलिसों को घर भेजा है उनके काम की कमी के कारण से, तो ऐसा नहीं कि मैंने उनका केवल पक्ष ही लिया, मैंने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। एक और सवाल, आपका रोजाना का रूटीन क्या होता है? आप क्योंकि यहाँ पर कई बार मैं ऑफ द रिकॉर्ड कई लोगों से जब बात करता हूँ तो चर्चा में यही आता है कि आपके स्टाफ ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं भाई साहब टाइम कितना हो गया, इतने बजकर इतने मिनट पर यहाँ जाएंगे। उनको पता होता है, एक दिन बातचीत जब चल रही थी वो कह रहे थे कि आप भी पैदल नहीं चल सकते, इस उम्र में भाई साहब इतना पैदल चल लेते हैं। तो आपका अमूमन रूटीन क्या होता है? देखो मैं सामान्यतः 4:30 बजे उठता हूँ, 5:30 बजे तक मैं अपने दैनिक क्रिया करके और घूमने निकल जाता हूँ, घंटा भर घूम के आता हूँ, थोड़ी देर से यहाँ योग व्यायाम करता हूँ और उसके बाद फिर अखबार पढ़ता हूँ और अखबार पढ़े नहा धो के पूजा करके 9 बजे कुर्सी पे आ जाता हूँ।
9 से लेकर 10:30 तक कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं बीजेपी का है। कोई रास्ते चलता व्यक्ति भी अगर अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, विषय समझेंगे, सही होगा तो उसकी मदद करेंगे, नहीं होगा तो कई कांग्रेस के आओ चाहे मुसलमान भी आया होगा, और अगर वो सही बात लेके आया और मुझे समझ में आया कि इसके साथ न्याय नहीं हुआ तो मैंने उसकी भी जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ वहाँ मैं बीजेपी कांग्रेस नहीं हूँ, वो न्याय की कुर्सी है, लोगों की मदद की कुर्सी है, उसको मैंने ईमानदारी से की। तो प्रभु भी मेरी ईमानदारी और उस काम के इस काम उम्र में इतने लंबे दौरे करते हैं और घंटों काम करते हैं, शायद 10-11 बजे सोते नहीं, मैं 10 बजे सो जाता हूँ, 10 बजे सो जाते हैं, 4:30 बजे उठता हूँ। और इस उम्र में आप लगभग देखा जाए तो जो सफ़र आप करते हैं वो लंबे सफ़र करते हैं। कई बार पता चलता है यूपी पहुंच गए भाई साहब, कभी पता चलता है उदयपुर पहुंच गए। सामान्यतः 300 किलोमीटर प्रतिदिन मेरी गाड़ी का चक्का घूमता ही है। एवरेज जब निकालता हूँ महीने भर का तो 9-10 हज़ार किलोमीटर होता है, और ज़्यादा सफ़र मैं ट्रेन में करता हूँ ताकि मेरे को कम थकान आए, ज़्यादा काम कर सकता हूँ। और भोजन आप विशुद्ध रूप से शाकाहारी लेते हैं? बिल्कुल 100% शाकाहारी, बहुत कम, और मीठा खाता नहीं। घर पे बनता है तो आपस में थोड़ा टकराव हो जाता है कि हम कैसे खाएं, फिर तो वहाँ जरूर थोड़ा बहुत ले लेता हूँ, बाकी कहीं बाहर नहीं खाता हूँ। राजस्थान की राजनीति या देश की राजनीति में शुरुआती दौर में, अभी आप चूंकि गवर्नर की शपथ लेंगे वो तमाम चीज़ें अलग हो जाएंगी, लेकिन आपके ऊपर किसका सर्वाधिक प्रभाव रहा? कौन ऐसा व्यक्तित्व रहा जिसने आपके जीवन पर प्रभाव डाला? उनकी कोई पुस्तक पढ़ी हो, उनसे मिले हों आप? ऐसे देखो, मैं तो क्या है कि जयदेव पाठक जो हमारे जिला प्रचारक थे, और बाद में जब मैं एमएलए बन के आया तो मेरे 14 विधायकपुर में वो शिक्षक संघ के काम को करते थे, विद्या भारती का काम देखते थे, वो मेरे यहीं रहते थे। वो ऐसा मितव्ययी आदमी के महीने भर में 5 रुपये भी उनके स्वयं पे हरी पे खरीदने होता है। वो अपनी दाढ़ी बना दे तो मेरे यहाँ शिक्षक जो आते थे दाढ़ियाँ पत्तियाँ छोड़ जाते, उसको वो रगड़ रगड़ के अपनी दाढ़ी बना लेते। साबुन के टुकड़े छोड़ जाते थे तो वो अपने मोजे में भर करके उससे अपने कपड़े धोते थे, और वो स्वयं अपने सारे कपड़े तो सीना तो अच्छी बात है, जूते भी वो अपने सीते थे। तो ऐसा व्यक्ति जब मैं उनको देखता था कि जो आदमी अपने संगठन और अपने उद्देश्य के लिए इतना कठोर जीवन जी सकता है तो हम भी कुछ कर सकते हैं, इसलिए उनके प्रभाव हमारे पे ज़रूर पड़ा कि ताकि हम कभी भी इधर उधर नहीं डूले। राजस्थान के लोगों की आपको याद तो आएगी, क्योंकि यहाँ तो रेगुलर मिलते थे, फिर आप गुवाहाटी आसाम चले जाएंगे, आपको याद आएगी सभी लोगों से बीच में मिलने? देखो, जितना टेलीफोनिक बाकी बातचीत होती, कुछ वहाँ की मर्यादा है, उन मर्यादा का पालन करना मेरा धर्म बन जाता है। संवैधानिक पोस्ट है और उससे निश्चित रूप से उसकी सीमा में रह के हुए जितना जो कुछ भी कर सकता हूँ वो ज़रूर करेंगे। अब पार्टी के मेरे वरिष्ठ लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने, वहाँ की कोर कमेटी ने शायद मेरे को इस पद के लिए योग्य समझा होगा, इसलिए काम दिया है। तो जो काम मुझे मिला, छोटा बड़ा कभी नहीं माना, मैं करने का प्रयास किया। आखिर में, बिल्कुल आखिर में, तमाम फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को, देश और दुनिया में जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? और क्योंकि युवा भी आपको आज सुनना चाह रहा है कि युवाओं को एक ऐसा मैसेज आप दें, वो भी अपने मन मस्तिष्क में उन चीज़ों को रखे कि इतने वरिष्ठ नेता ने एक संघर्ष करके एक जीरो से हीरो बनने तक का जिनका सफ़र रहा हो, उन्होंने हमें एक आज ऐसा मैसेज दिया है जिसे हम आत्मसात कर सकें। तो एक तो मेरी ये धारणा है कि हम जो काम कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की नौकरी के लिए नहीं कर रहे हैं। हम इस देश की महान परंपरा, इस महान संस्कृति के कारण से आज ये देश दुनिया में अपने आदर्श को लेकर के अनादिकाल से आज तक खड़ा है। तो उन मूल्यों को हम अगर स्थापित करने का प्रयास करें तो स्वयं से शुरुआत करें। हम नहीं पालन करें और दूसरों से सिखाएंगे तो नहीं होगा। सादगी जीवन का आभूषण होना चाहिए, चाहे आप कितने ही पैसे वाले हैं, लेकिन सादगी से अगर रहेंगे तो कॉमन आदमी के बीच में आपकी अप्रोच रहेगी। अगर हाई फाई करोगे तो फिर उन लाखों करोड़ों गरीबों को दूर छोड़ दोगे और उनको देखने की दृष्टि भी आपकी बदल जाएगी, तो आप सफल नहीं होंगे। मैं सोचता हूँ इस देश की मान्यता यही रही है कि जिसने अपना घर बार छोड़कर सन्यासी का वेश पहन करके साधना की है और कठोर जीवन जिया है, वही सबका सम्मानित बना है। हमारे जैन साधु भी जब घर बार छोड़कर साधु बनते हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं। ऐसे ही कोई सन्यासी भी होगा तो उसका इस देश में भगवा कपड़ा पहन करके अगर वो देश के लिए काम करता है तो उसके। और संघ के प्रचारक तो चलते फिरते तो आप और मेरे जैसे दिखते हैं, पर वो सन्यासी से भी 4 कदम आगे जीवन जीते हैं। जिन लोगों ने 100 साल 98 साल संघ की तपस्या को पूरा हुआ है, और उन्होंने ऐसे लोग गढ़ कर के दिए देश को, जिन्होंने देश को उठाने का काम किया। तो मैं उनके बीच में रहने का मुझे 60 साल मिला है, तो उसके कारण से जो सीख सका हूँ, मैं बाकी लोगों से कहता हूँ कि अच्छा सोचो, अच्छा करने का प्रयास करो। यानी
तुरंत लाभ के लिए शॉर्ट रास्ते ढूंढ करके और गलत रास्ते पर जाने का प्रयास मत करो, है ना। हमें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन हम अपनी रास्ता सही बना करके चलने का प्रयास करें, ऊपर वाला हमारा को मदद करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कई बार एक आखिरी और सवाल है, कई बार आपका गुस्सा जो होता है वो ऐसा होता है कि सामने वाला है वो थोड़ी देर के लिए सन्न रह जाता है, बाद में मुस्कुरा देता है। आपके गुस्से का शायद किसी ने बुरा नहीं माना, लेकिन आप गुस्से और तल्खी से वो बातें कह जाते हैं जो शायद बाद में उस व्यक्ति को भी लगता है कि हाँ, बात तो सच थी। शुरुआती दौर में उसको गुस्सा आता हो, लेकिन आपकी तल्खी ऐसी होती है जिसका बुरा बाद में कोई नहीं मानता है, और पास में आकर माफ़ी भी कई लोग आपसे मांग लेते हैं, लेकिन जो तल्खी, गुस्सा ये कई बार आपको आता है, वो बड़ा चर्चाओं में रहता है। देखिए, निश्चित बात है, मैं स्वयं भी इसको बहुत दुखी मन से बाद में अनुभव करता हूँ कि मैंने आवेशवश जो कुछ भी शब्दों का प्रयोग किया वो शब्द उचित नहीं थे। मुझे इन शब्दों का प्रयोग और रूप में भी करता तो शायद बात अच्छे ढंग से जाती। महसूस होता है, कोशिश भी करता हूँ बदलने की, लेकिन फिर कोई ऐसा क्षण आ जाता है कि उस समय मैं अपने आप को भूल जाता हूँ और फिर कठोरता की वाणी में आ जाता हूँ। पर आता इसलिए है कि कोई सच को सच मानना नहीं चाहता है, सच को स्वीकार नहीं करता है, तो आवेश आता है स्वाभाविक रूप से कि सच तो ये है और आप इसकी वकालत कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। तो हमने शख्सियत गुलाबचंद कटारिया साहब से ख़ास बातचीत की है, और ये शख्सियत इसलिए बन जाते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में इन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से इनका संघर्ष का रास्ता रहा और किस तरीके से एक सामान्य जीवन जिया। मुझे भी आज तक याद है कि ज़्यादा दिन नहीं हुए, कुछ दिनों पहले तक एक मारुति 800 में बैठकर ये इसी राजस्थान विधानसभा में अक्सर आया करते थे। जीवन बिल्कुल सामान्य, जीवन के जो एम है, लक्ष्य है, वो बिल्कुल सामान्य, और सामान्य से असामान्य तक का सफ़र काबिले तारीफ है। और अब संवैधानिक पद पर आसाम राज्य के राज्यपाल होंगे और नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान सरकार में कई बार मंत्री के अलावा कई अन्य जिम्मेदारियां, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, इस तरीके की जिम्मेदारी इन्होंने बखूबी निभाई है। यही कारण है कि जिस तरीके से गुलाब की खुशबू धीमी धीमी, भीनी भीनी महकती है, उसी तरीके से इनका राजनीतिक जीवन भी भीना भीना महकता नजर आता है। आज भी इनके पास सुबह से लगातार लोगों की भारी भीड़ रही है। लोग इनके पास दूर दराज से आए हैं और शायद इसीलिए आए हैं कि एक बार गुलाब जी के साथ सेल्फी ले ली जाए, मिल लिया जाए, बुके दे दिया जाए, माला दी जाए, मिठाई खिलाई जाए। वो यही कारण है कि इनका संघर्ष है और इनकी जो कमाई है वो यही जनता है। अब आसाम राज्य में ये जिम्मेदारी संभालेंगे राज्यपाल की। हम फिर से अगले हफ्ते किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।